हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे आप। जय हिंद टू एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे। आज हम पिछले एक हफ्ते में जो एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स होते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सेक्शन है वहां पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन। तो वो एक्सप्लेन्ड सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एडिटोरियल की चर्चा पे नहीं डिस्कस हो पाते हैं, तो वो सैटरडे टू सैटरडे एक नया इनिशिएटिव है वीकली एक्सप्लेन्ड के नाम से, जो कि हम शेयर किया करेंगे आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से दोपहर को 12 बजे। और आज ये 6 आर्टिकल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन में से, जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंडियन एक्सप्रेस में से हैं, कुछ द हिंदू में से हैं। ज़्यादातर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो दोनों ही न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे ईरान मोरालिटी पुलिस के बारे, ये आईआर से संबंधित है। एग्जिट पोल्स के बारे बात करेंगे, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, इसके बारे बात करेंगे। इलेक्शंस का अभी सीजन रहा है, अभी रिजल्ट आए हैं, इलेक्शंस के चुनाव के रिजल्ट आए हैं गुजरात में और हिमाचल में। तो ये दोनों आर्टिकल्स इलेक्शन सीजन से ओरिएंटेड हैं, पॉलिटी से ओरिएंटेड हैं। नेवरदलेस फिर 2 आर्टिकल्स हम बायोडाइवर्सिटी से संबंधित डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे, और एक हम बात करेंगे राइनो और एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे। और अंत में बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस। तो ये आर्टिकल जो है इकोनॉमी से संबंधित है। पहला आर्टिकल यहाँ पे ईरान की मोरालिटी पुलिस के बारे में बात करेंगे, जिसको डिसबैंड कर दिया गया है। मानना है ईरान के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अभी लास्ट संडे को ये कहा था कि जो ईरान के जो ड्रेडेड मोरालिटी पुलिस है, उसको वही मोरालिटी पुलिस जिसके कारण एक 22 साल की बच्ची जिसका नाम है माशा अमीनी, जो कि कुर्दिस्तान से आई थी ईरान में अपने कजन को मिलने के लिए, अपेरेंटली इस मोरालिटी पुलिस ने, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है गश्त-ए-इरशाद, इस मोरालिटी पुलिस ने काफ़ी एट्रॉसिटीज़ कमिट करी, इस बच्ची को मारा, कस्टडी में ले लिया। किस बात पे? किसने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। ये आपको बात बताना चाहूँगा कि ईरान में हिजाब पहनना मैंडेटरी है। तो हिजाब को लेके पॉलिटिक्स इंडिया में और है, ईरान में और है। लेकिन बहरहाल आज 21वीं सदी में ये बात ज़रूर सोचने के लिए है हम सबके सामने कि हमको कोई ज़बरदस्ती क्यों कुछ कहे पहनने के लिए या खाने के लिए। हमारा अपना अधिकार होना चाहिए, हमारा अपना फ्रीडम होना चाहिए। बट खैर, ईरान एक डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस करके शायद ईरान में ये बातें ईरान के लीडर्स के समझ के बाहर है। खैर, ये बहुत एक ऐतिहासिक स्टेप है, बिकॉज माशा अमीनी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में। इनफैक्ट अभी फीफा का कप भी चल रहा है कतर में, और फीफा के कप में 21 नवंबर को ईरान और अमेरिका के बीच में फुटबॉल का जो मैच था, हालांकि वो मैच ईरान हार गया था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब नेशनल एंथम गाया गया था ईरान का, तो ईरान की जो फुटबॉल टीम थी, जो 11 प्लेयर्स थे, वो चुप रहे। उन्होंने उस नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट नहीं किया, और उस मैदान में जो स्पेक्टेटर्स मौजूद थे, जो क्राउड में लोग मौजूद थे, वो नारे लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान की मोरालिटी पुलिस के अगेंस्ट। तो ये 11 प्लेयर्स ने, ईरान के 11 प्लेयर्स ने सॉलिडारिटी दिखाई इन लोगों के साथ, इन प्रोटेस्टर्स के साथ, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार की मोरालिटी पुलिस के टुवर्ड्स और सरकार की ऐसी ड्रकोनियन पॉलिसी के टुवर्ड्स। तो ये जो गश्त-ए-इरशाद है, ये इसको कौन सुपरवाइज करता है? जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खामेनी। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, अब आयतोल्ला तो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ से होता है उनकी इस पुलिस की गतिविधियों में, एक्टिविटीज में। और इस पर्टिकुलर पुलिस में आदमी भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, मेन एंड वुमेन ऑफिशियल्स होते हैं। अब माशा अमीनी की बात करें, एलिजिडली माना जाता है कि वो आए थे कुर्दिस्तान से ईरान में, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा कि उन्होंने बोला कि आपने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना, और एलिजिडली उनको एक री एजुकेशन सेंटर में रह गए। री एजुकेशन सेंटर, री ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे वैल्यूज बताई जाती हैं कि भाई देखो, इस्लामिक धर्म में ये चीज़ें लिखी हैं, शरिया में ये लिखा है, आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपको तहजीब में रहना चाहिए। अब ये तहजीब का काम पुलिस सिखाएगी क्या? और कहा गया कि भाई, पुलिस ने कहा कि आपने ठीक तरीके से आपने ये हिजाब नहीं पहना, और ये हिजाब तो पहनना महिलाओं के लिए ईरान में मैंडेटरी है। अब आप किसी बच्ची को ये बात समझा सकते हैं, अगर आपके देश में ये कोई ऐसा कोई फरमान है, मैंडेटरी फरमान है, लेकिन आप उस बच्ची को टॉर्चर तो नहीं कर सकते ना कस्टडी में, उसको मारपीट तो नहीं कर सकते हैं।
और उसकी डेथ के बाद पुलिस ने बोला कि नहीं नहीं हमने नहीं मारा, ये तो उनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि काफी उनके चोट पाई गई थी, गले पे निशान पाए गए थे, उनको काफी बेरहमी से मारा गया था, मारा पीटा गया था। और इसके चलते ईरान में क्या, दुनिया भर में बहुत प्रोटेस्ट हुए इन सपोर्ट ऑफ, इन सॉलिडारिटी ऑफ माशा अमीन। अब शरिया का कानून यह कहता है, जो इस्लामिक लॉ है जो गवर्न करता है ईरान को, कि औरतों को अपने सिर को ढकना है और लूज कपड़े पहनने, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, ज्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनने हैं, शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, जीन्स नहीं पहनने हैं, और ज्यादा फैंसी कपड़े आदमियों को भी पहनने के लिए मना किया गया है शरिया में, कि आदमी भी थोड़े सिंपल कपड़े पहने। लेकिन ये जो कानून है स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए औरतों के लिए ज्यादा है। अब देखिए, ये तो कोई भी मजहब नहीं बताता कि क्या सही है पहनना, क्या सही नहीं है पहनना। मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी भी मजहब की किताब में लिखी हुई है कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, आपकी अपनी आज़ादी है। लेकिन ईरान में औरतें शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, रिप्ड जीन्स नहीं पहन सकते, और कोई ऐसी क्लोथिंग नहीं पहन सकते जो उनके बॉडी को एक्सपोज करे। और हिजाब को मैंडेटरी करा गया था औरतों के लिए 1983 में, यानी कि लगभग 40 साल पहले। कुछ ही सालों के बाद 1979 में जो शाह रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में जो हुआ था, तो उसके बाद 4 साल के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया था हिजाब को। अब मोरालिटी पुलिस क्या करती है, पहले आज से 15-20 साल पहले तो वार्निंग्स इशू करती थी कि भी अगर वो देखती है भी कहीं बाहर आसपास मोहल्ले में कोई औरत को देखते हैं पुलिस वाले कि भी उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना, पहले उनको वार्निंग इशू की जाती है बिफोर अरेस्टिंग देम। लेकिन ये बात 15-20 साल पुरानी है। अब तो सीधा उनको जेल में उठा के अब तो सीधा उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब यहां पे ये बात हम समझे कि जो मोरालिटी पुलिस है वो तो इन्फोर्सर्स हैं ऑफ द लॉ। कानून तो शरिया के आधार पे बनाया गया है, कानून तो मोरालिटी पुलिस ने नहीं बनाया। मोरालिटी पुलिस को आपने खत्म कर दिया, डिसबैंडन कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, लेकिन कानून तो अभी भी है। हिजाब तो अभी भी मैंडेटरी आपने करा हुआ है। ये तो मर्जी होनी चाहिए कि आप हिजाब पहने या ना पहने। अब ईरान का एक बहुत लंबा इतिहास है। अगर पुलिसिंग हिजाब की हम बात करें, जैसे हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेजा शाह पहलवी की बात करें 1936 में, तो एक जमाना था जब ईरान को थोड़ा सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के टुवर्ड्स चलने के लिए, बल्कि ईरान में जो उस वक्त 1983 से पहले पुलिस लोगों को कहती थी, औरतों को कहती थी आपने हिजाब नहीं पहनना, बल्कि औरतों को इंकरेज किया जाता था हिजाब नहीं पहनने के लिए, हिजाब उतरवा दिया जाता था। और आज एक ऐसा जमाना है जब हिजाब पहनना मैंडेटरी है। ठीक है। अब ईरान की अगर हम पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, ईरान की जो लेजिस्लेशन है उसमें इलेक्टेड भी होते हैं विधायक और अनइलेक्टेड ब्रांचेस भी होते हैं। लेकिन जो अनइलेक्टेड ब्रांच है, जहां पे हमारे सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, आयतोल्ला खमीनी की बात करें, जो वो आते हैं, अनइलेक्टेड ब्रांच का ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा डोमिनेंस होता है ओवर द इलेक्टेड ब्रांच। ईरान का पार्लियामेंट यानी कि मजलिस की हम बात करें, उसमें इलेक्टेड होते हैं सारे जो विधायक होते हैं। और अगर हम सुप्रीम लीडर की बात करें, उसके गार्डियन काउंसिल की बात करें, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द शिया क्लर्जी। ईरान, एज यू ऑल नो, इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री। अब ये जो क्लर्जी है, इसका फाइनल अथॉरिटी, फाइनल से होता है जो भी ऐसे मामले हो रिलेटेड टू द स्टेट, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज हो, चाहे वो पर्सनल मैटर्स हो, रिलीजियस मैटर्स हो। सुप्रीम लीडर जो है आयतोल्ला, वो कंट्री का मोस्ट पावरफुल पर्सन है, वो ईरान का सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर भी है, स्पिरिचुअल गाइड भी है। ठीक है। और ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेड काउंसिल है, ये किसी काम की नहीं है ईरान में। ठीक है। और ये जो काउंसिल है, जो अनइलेक्टेड 45 मेंबर एक्सपीडियंसी काउंसिल है, जो कि एडवाइस करती है आयतोल्ला को, ये भी कौन अपॉइंट करता है? ये भी सुप्रीम लीडर के द्वारा ही अपॉइंट की जाती है। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल हम यहां पे डिस्कस करेंगे एग्जिट पोल्स के बारे और क्या रूल्स गवर्न करते हैं उनको इंडिया में। देखिए एग्जिट पोल क्या होता है, अभी इलेक्शंस का सीजन है, खैर भारत में हर 3-4 महीने के बाद कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। अब एग्जिट पोल, पहली बात तो 1997-98 में एग्जिट पोल को बैन कर दिया गया था। अब देखिए, अब किसी भी राज्य में, फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, 2 फेजेस में हुए हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि यदि आपने एग्जिट पोल पब्लिश करना है टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, दिसंबर 5 शाम को 5:30 बजे के बाद ही आप पब्लिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग है गुजरात में, वो दिसंबर 5 को खत्म होता है। किसी राज्य में, अब हिमाचल में 1 ही फेज था वोटिंग का, गुजरात में 2 थे। मान लीजिए किसी राज्य में 3 फेज हैं वोटिंग के या 5 फेज हैं वोटिंग के, जब तक पांचों के पांचों फेज वोटिंग के खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप एग्जिट पोल नहीं पब्लिश कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस दी थी, 1998 की बात है, 1998 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें ये गाइडलाइंस इंश्राइन करी गई थी।
इनफैक्ट 1997 में जो इलेक्शन कमिश्नर थे MS गिल जी की बात करें, उन्होंने दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर 1997 की बात है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करी थी, पूछा था कि भाई आपकी क्या राय है कि एग्जिट पोल के ऊपर बैन लगना चाहिए, कि जब तक चुनाव चल रहे हैं, जब तक वोटिंग चल रही है, तो लोगों के माइंड को कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ओपिनियन पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, और शायद वो एक अच्छे अपनी विजडम में, विवेक में अपना डिसीजन ना एक्सरसाइज कर पाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उस वक्त ये कहा कि हाँ भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाई ये इसमें बहुत फ्रॉड होता है, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की एजेंसीज को पैसे दे देती हैं कि भाई आप जाके ऐसे पोल करवाइए, एग्जिट पोल करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, ताकि लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस हो। बहरहाल एग्जिट पोल जो है किसी भी फॉर्म में, प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जब तक लास्ट फेज ऑफ वोटिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक वो नहीं आता। अब ये डिफर करता है ओपिनियन पोल से। अब ओपिनियन पोल दैट इज हेल्ड बिफोर द इलेक्शंस। अब एग्जिट पोल बताता है कि किस दिशा में, किस रुख में हवा बदल रही है, किस दिशा में हवा जा रही है, क्या हवा का जो रुख है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, और क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव में बातचीत हो रही है, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो इस चुनाव में इन्वॉल्व हैं, और कैसे वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वोटर्स की लॉयल्टीज भी होती हैं, कुछ लोग होंगे जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, उनकी लॉयल्टीज हैं अपनी, हर बार चाहे जो भी हो वो उन्हीं अपनी, हर किसी की मर्जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहे वो पिछले 20-25 सालों से एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हो। अब एग्जिट पोल्स को आज के टाइम पे कंडक्ट किया जाता है काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, टाइप्स में किया जाता है विद द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां पे अब फॉर एग्जांपल सम कॉमन पैरामीटर्स फॉर अ गुड और एक्यूरेट ओपिनियन पोल वुड बी द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज में ऐसा तो नहीं ना कि आज मैं 4 लोगों को पूछूं कि भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार आएगी गुजरात में, क्या बीजेपी आएगी, क्या आम आदमी पार्टी आएगी। तो 4 लोगों को पूछ के 4 में से 2 लोगों ने बोला कि जी कांग्रेस, 2 लोगों ने बोला आम आदमी पार्टी, या 3 ने बोला बीजेपी, ऐसे बात नहीं बनती। आपका जो सैंपल साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 4-5 लोगों में आप अपना सैंपल साइज नहीं बना सकते हैं, और आपको क्लियर कट क्वेश्चंस पूछने हैं, लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं। ये नहीं पूछना कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कि आपके फेवरेट विधायक कौन से हैं, उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कि वो मैंगो खाते हैं, कि वो ऑरेंज खाते हैं, कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के बेसिस पे आप लोगों से पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि जो एजेंसीज हैं जो ये एग्जिट पोल्स कंडक्ट करती हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, खैर आज के टाइम पे तो गोदी मीडिया भी कहा जाता है कि मीडिया भी सरकार की जेब में है। बहरहाल गोदी मीडिया हो या ना हो, लेकिन काफी टाइम से पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है कि ये जो एग्जिट पोल्स है ना, ये राइवल पार्टीज के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ये जो है ना, ये बहुत बायस्ड हैं जो एग्जिट पोल्स होते हैं, और इनको इजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन अलेज दैट मेनी ओपिनियन एंड एग्जिट पोल्स आर मोटिवेटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय देयर राइवल्स, और इसका बहुत डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट होता है ऑन द चॉइसेस जो वोटर्स मेक करते हैं। इसी कारण जो आपको मैंने भी शुरुआत में बताया, 1997 दिसंबर 22 1997 में डॉक्टर MS गिल जो कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने मीटिंग करी थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और इस बात के ऊपर कंसेंसस बनाया था कि हाँ, ये जो एग्जिट पोल का जो काम है, एग्जिट पोल जो पब्लिश करने का काम है, ये जब लास्ट फेज ऑफ वोटिंग कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, उसके बाद वो निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात से एग्री भी किया था। तो ये अब इस बात को लेकर, अब चलो ये तो बात यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे तय होगी, लेकिन बाद में ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई 1998 में। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने कहा कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम चाहे जब मर्जी कोई पोल पब्लिश कर दें, एग्जिट पोल और ये ओपिनियन पोल। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा कि देखो इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को स्टे नहीं किया था। फिर 1999 में फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन को, देखो जो आपने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि भी एग्जिट पोल्स के ऊपर के पब्लिश नहीं किए जा सकते हैं, क्या इसको कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग है। तो इस बात को लेकर फिर तब डिबेट चला था। तो 2004 में इसको फिर स्टैच्यूटरी बैकिंग मिली इस प्रोविजन को, और उसके बाद से अब ये बात बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है कि एग्जिट पोल्स जो हैं आप लास्ट फेज ऑफ वोटिंग तक नहीं पब्लिश कर सकते हैं। फिर क्योंकि इलेक्शंस की बात चल रही है, तो आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, 9th नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। तो जैसे कहते हैं कि भी हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो वही हाल कुछ आम आदमी पार्टी का हुआ है। हार गया आम आदमी पार्टी, गुजरात में उनको सीटें तो 5 ही मिली हैं, लेकिन फिर भी बाजीगर क्यों बने हैं? बिकॉज उनका जो वोट शेयर है
वो दैट वाज अराउंड 13%, which means that it is on track to be recognized as a national party by the ECI, by the Election Commission of India. अब नेशनल पार्टी क्या है? यानी कि जिसकी जो प्रेजेंस है वो नेशनली है, एज अपोज टू अ रीजनल पार्टी. फॉर एग्जांपल जैसे श्रोमणी अकाली दल है, उसकी प्रेजेंस कहां तक है? पंजाब तक ही सीमित है. ठीक है. अब कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें, रीजनल पार्टी है. फिर कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं जिनका जो क्लाउट है वो नेशनल लेवल पे होता है. अब कुछ स्मॉल नेशनल पार्टीज भी होती हैं. अब आज के टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, कहने को तो नेशनल पार्टी है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं है आज के टाइम पे लेफ्ट का. और कुछ रीजनल पार्टीज भी होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस नेशनल लेवल पे होता है. आरजेडी की हम बात कर लेंगे फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब कुछ फॉर एग्जांपल यहां पे डिस्पाइट बीइंग डोमिनेंट इन मेजर स्टेट, जैसे अब डीएमके की बात आती है तमिलनाडु में, बीजेडी की बात करें उड़ीसा में, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें आंध्र में, या आरजेडी हो बिहार में, या टीआरएस की हम बात करें तेलंगाना में. अब ये क्या है? रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन इनका कंसिडरेबल क्लाउट भी है, मेजर से भी है नेशनल अफेयर्स में. नेशनल पार्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं कि नेशनल पार्टी वो है जिसको 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में रिकॉग्नाइज किया गया है, या वो पार्टी नेशनल पार्टी है जिसके जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिली हैं इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, या मिनिमम 4 लोकसभा एमपीज उस पार्टी के जरूर हैं लास्ट लोकसभा पोल्स में, या अगर वो पार्टी जो है नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी जिसके पास एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा है फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स. ठीक है. अब स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है? उसी तरह से अब ये जो कंडीशंस आती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वो पार्टी स्टेट पार्टी है जिसके पास कम से कम 6% का वोट शेयर है लास्ट असेंबली इलेक्शन में, या असेंबली में मान लीजिए अगर 100 एमएलएज हैं तो 2 एमएलएज तो उसके हों तो वो स्टेट पार्टी मानी जाती है, या 6% वोट शेयर है इस पर्टिकुलर पार्टी का जिसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल रहा है, 6% वोट शेयर है पिछले लोकसभा के चुनाव में फ्रॉम दैट स्टेट, जिस स्टेट से वो स्टेट पार्टी का स्टेटस सीक कर रही है, या 1 एमपी है उस राज्य से जिस राज्य से वो स्टेट पार्टी का स्टेटस सीक कर रही है पार्टी, या एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स जो भी ज्यादा हो इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस. तो अगर मान लीजिए असेंबली में 100 सीटें हैं, या तो 3% ऑफ 100, या तो यहां पे 3% ऑफ 100 भी चलो 3 ही बनता है, चलो 101 मान लेते हैं, चलो 102 मान लेते हैं, व्हाटएवर इट इज 102 मान लेते हैं, यानी यहाँ के 3% ऑफ 102 या 3 व्हाटएवर इज मोर. तो अगर यानी कि इस सिनेरियो में अगर 3 एमएलएज हैं इस पर्टिकुलर पार्टी की, उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा. नाउ अब आप यहां पे कहां पे आम आदमी पार्टी यहां पे कहां फिट करती है? तो देखिए आम आदमी पार्टी पावर में है कहां पे? एक तो पंजाब में है, एक दिल्ली में है. अभी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी ने काफी सीटें खींची हैं. चलो म्यूनिसिपैलिटीज की बात नहीं हो रही, खैर अभी दिल्ली और पंजाब की बात करें तो यहां पे तो आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी में है. गोवा असेंबली की बात करें तो गोवा असेंबली इलेक्शंस में जो कि मार्च में हुए थे, वहां पे चलो पावर में तो नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन लगभग 7% का वोट शेयर है आम आदमी पार्टी के पास. तो इस हिसाब से अब एक और राज्य में आम आदमी पार्टी को 6% का वोट शेयर चाहिए था, चाहे वो हिमाचल में हो चाहे वो गुजरात में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को 13% का वोट शेयर मिल गया. चाहिए कितना था? 6% का, यानी कि डबल देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. ठीक है. तो दिस मेड इट 4 स्टेट्स, गोवा, दिल्ली, पंजाब और आपका गुजरात. तो ईसीआई हैज रिकॉग्नाइज 8 पार्टीज एज नेशनल पार्टीज. आपको पता होना चाहिए बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, सीपीआई, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कॉनराड सागमा की नेशनल पीपल्स पार्टी जिसको रिकॉग्नाइज 2019 में करा गया था. गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स के आने के बाद आम आदमी पार्टी बनी है 9th पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी. बात करेंगे अगले टॉपिक में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे. नवंबर 30 को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, राजस्थान और गुजरात के चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्ट किया कि क्या हम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक अप्रोच है जिसके चलते टाइगर को कंजर्वेशन काफी मिल रहा है, टाइगर के ऊपर काफी सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, तो क्या संख्या अगर बढ़ानी हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो कोई प्रोजेक्ट जीआईबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हम शुरू कर सकते हैं?
अब यहां पे पिटिशन सुनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, अब ये क्या होता है, इनकी कोलिजन होती है पावर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ और इसके चलते इनकी मौत हो जाती है। कोलिजन के कारण मौत होती है, इनको करंट नहीं लगता। ज्यादातर क्या होता है कि इनकी कोलिजन के कारण मौत होती है, क्योंकि संख्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की वैसे ही बहुत कम है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ जी ने डायरेक्ट किया जो चीफ सेक्रेटरीज हैं राजस्थान और गुजरात के, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर जो संख्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की वो गुजरात और राजस्थान तक सीमित है, और उनको ये कहा कि क्या ये जो सारा का सारा काम है ट्रांसमिशन लाइंस का, क्या कोई ऐसे वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है कि भी इनकी कोलिजन ना हो? क्या इन ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बर्ड डाइवर्टर्स बने हुए हैं ताकि इनको पता लग सके, ताकि जो बर्ड्स हैं वो डाइवर्ट हो सके, ट्रांसमिशन लाइन के साथ टकराव ना हो? अब ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा है एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कंसर्न। अप्रैल 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें दी थी, डायरेक्ट किया था अथॉरिटीज को कि कन्वर्ट करें जो ओवरहेड केबल्स हैं अंडरग्राउंड पावर लाइंस के, जो ट्रांसमिशन लाइंस के, और बर्ड डाइवर्टर्स को यहां पे लगाएं, बर्ड डाइवर्टर्स को ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बनाएं ताकि इनका टकराव ना हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का। काफी सारे ऐसे कारण हैं विच हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द GIB पॉपुलेशन। पावर लाइंस ट्रांसमिशन के साथ जो टकराव होना, ये एक मुख्य कारण माना जाता है, और हाई मोर्टालिटी इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन, नॉट बिकॉज ऑफ द नॉट बिकॉज कि उनको करंट लगता है। और इस तरह के इंसिडेंट केवल भारत में नहीं, लेकिन अगर हम बात करें डेनहम्स बस्टर्ड की साउथ अफ्रीका में या ग्रेट बस्टर्ड की स्पेन में, वहां पे भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है काफी, उनका साइज काफी बहुत लार्ज होते हैं, 1 मीटर टॉल होते हैं, वेट वजन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको याद होगा 90s के, अगर आप कभी यूट्यूब में मैचेस देखते हैं, जैसे इंजमाम उल हक थे, हम देखते थे, इंजमाम उल हक थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, वो खेलते तो बहुत अच्छा थे लेकिन मोटे बहुत थे, वजन ज्यादा होने के कारण रनआउट बहुत ज्यादा हो जाते थे वो। अब कुछ ऐसी सिचुएशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ है कि उनका वजन बहुत ज्यादा है, अब उनके मामले में रनआउट होना यानी कि टकराव होना ट्रांसमिशन लाइन के साथ, अब वो इतने ज्यादा ग्रेट फ्लाई नहीं कर पाते हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है और उनका जो फ्रंटल विजन है वो बहुत नैरो है। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स हैं पावर लाइंस को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस करके बेचारे रन आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ टकराव के बाद। ठीक है, तो अब व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लिस्ट करा गया है शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में, जिसके चलते जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनको बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि इनको शेड्यूल 1 ऑफ WLP 1972 और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में रखा गया है। अब अगर हम आंकड़ों की माने तो जो अर्लीस्ट एस्टिमेट्स थे वो ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी, वो लगभग 1200-1300 के आसपास थी GIBs की 1969 में, बट दिस हैज डिक्लाइंड बाय 75% इन द लास्ट 30 ईयर्स। सो देयरफॉर इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखना, शेड्यूल 1 ऑफ द WLP एक्ट में रखना या साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखना, जो कंजर्वेशन जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं टुवर्ड्स दिस एनिमल। अब हिस्टोरिकली इनकी जो संख्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 11 स्टेट्स इन वेस्टर्न इंडिया, लेकिन अभी आज के टाइम पे ज्यादातर इनकी जो आबादी है दैट इज कन्फाइंड टिल राजस्थान एंड गुजरात। कुछ इनकी संख्या जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्रा में भी पाई जाती है। अब ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें GIB की, कितनी है? केवल 150 अक्रॉस द कंट्री। तो इनकी कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 150 कहां, आज से 50-55 साल पहले लगभग 1300 की इनकी पॉपुलेशन थी। इन 150 बर्ड्स में से 128 केवल राजस्थान में ही है। तो यहां पे मैप में आप देख सकते हैं कि कहां पे ये जो बर्ड्स है सिचुएटेड है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोस्टली आप देख पाएंगे वेस्टर्न इंडिया में है, लेकिन अभी ज्यादा आबादी कहां पे है? राजस्थान और गुजरात में, जिसमें से 128 बर्ड्स राजस्थान में ही सिचुएटेड है। तो अब यहां पे कंजर्वेशन की बात आती है तो इनके अंडों को, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो अंडे हैं उनको कंजर्व किया जाता है, आर्टिफिशियली हैच किया जाता है, और बाद में जो बच्चे हैं, जो इनके जो बेबीज होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, बाद में हैचिंग के बाद इनको इन द वाइल्ड रिलीज किया जाता है। लेकिन अब इतनी आसानी से इनकी संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इनके अंडों को कैप्चर करना, प्रिजर्व करना, इस पूरे प्रोसेस को भी 20-25 साल लगेंगे। इतनी ज्यादा जल्दी इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, इतनी हाई फर्टिलिटी रेट्स नहीं है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के। बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं, लोग हैं जो इनके अंडे का भी शिकार करते हैं। तो इसके प्रति, इस बर्ड के प्रति जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो और बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है, साइंटिस्ट का भी मानना है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में से, दैट दे हैव कॉल्ड फॉर रिमूविंग ऑफ ऑल द ओवरहेड पावर लाइंस पासिंग थ्रू द
एरियाज जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिचुएटेड है, जहां पे वो रहते हैं। ठीक है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी इसके लिए एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया था, लेकिन अभी तक इसको लेके इंप्लीमेंटेशन इतना नहीं हो पाया, स्लो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो अब साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये स्लो ब्रीडर्स हैं, इनका इतना अच्छा फर्टिलिटी रेट भी नहीं है, और ये अपने जो नेस्ट है ग्राउंड में ही बिल्ड करते हैं। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार भी होता था पहले बहुत ज्यादा, इनके अंडों का भी शिकार होता था। एक और कारण ये भी आता है, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन प्रिवेलिंग हैबिटेट, जो ड्राई ग्रासलैंड्स है दे हैव बीन डाइवर्टेड फॉर अदर यूज। और साथ के साथ जहां पे ये सिचुएटेड है, जहां पे जो जिस ग्रासलैंड में का जो जहां पे हैबिटेट है, दैट इज बीइंग कंटामिनेटेड बाय पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो प्रीडेटर्स हैं जो कि इनका शिकार करते हैं, इनको खाते हैं, जैसे हम डॉग्स की बात करें, पिग्स की बात करें, या फॉक्स या मंगूस की बात करें, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना इनके हैबिटेट में, इन्वेजिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना इनके हैबिटेट में, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है इनके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो कहां तक कन्फाइंड है? जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो यहां पे जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की तरह एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करना, उससे कुछ ज्यादा गेन्स नहीं होंगे, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोचेस जो हैं उसको जरूर एक्सप्लोर किया जाए, कि कैसे कम्युनिटी से सॉल्यूशंस आ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, और ऐसे स्पीशीज की जिनके ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, कैसे कम्युनिटी उनको कंजर्व कर सकती है। फिर बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड बात करेंगे, आर राइनो एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स अ सक्सेस, ये द हिंदू एक्सप्लेन्स में आर्टिकल आया था। अब वन हॉर्न्ड राइनो पॉपुलेशन की जहां पे बात आती है, तो जो पॉपुलेशन है ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनो, दिस वाज अबाउट ओनली 12 when Kaziranga became a protected area back in 1905. स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2022 क्या बताती है कि आज इसका नंबर कितना है वन हॉर्न राइनो का? कहां सिर्फ 12 थे, आज 2600 है। दिस इज मोर देन 65% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। कहां तक सीमित है? ज्यादातर इसकी जो संख्या है सीमित कहां तक है? इंडिया और नेपाल तक। आज से 10 साल पहले अगर हम इंडिया में राइनो की पॉपुलेशन की बात करें, कितनी थी? लगभग 2500। तो considerable gains have been made as far as the increasing population of one-horned rhinos is concerned. लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फोकस जो है, अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो क्या फोकस केवल वन हॉर्न्ड राइनोस के ऊपर है? अगर वहां पे आसपास कोई और जानवर हैं, उनकी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए? लेकिन रिपोर्ट्स हमको सर्विस ये भी बताते हैं कि केवल वन हॉर्न्ड राइनोस को वहां पे कंजर्व नहीं किया जा रहा, उनकी संख्या का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसके अलावा टाइगर पॉपुलेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ टाइगर्स फॉर इंस्टेंस हैज इंक्रीज्ड इन असम। साथ के साथ वन हॉर्न्ड राइनो को तो कंजर्व करा जा रहा है, उनकी आबादी को तो वहां पे चेक पे रखा जा रहा है, लेकिन टाइगर्स की आबादी भी बढ़ रही है। अब वन हॉर्न्ड राइनोस, इंडियन राइनोस की हम बात करें, जो ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसरस हैं, ठीक है, तो ये राइनोसरस स्पीशीज हैं जो कि बिल्कुल नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ज्यादातर इसकी जो संख्या है भारत और नेपाल तक सीमित है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। एज ऑफ अगस्त 2018 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है estimated to comprise around about 3600 rhinoceros, which includes around about 3000 individuals in India and 649 in Nepal. अब इंडियन राइनोस जो हैं, they were once ranged throughout the entire stretch of Indo-Gangetic Plain, लेकिन क्योंकि एक्सेसिव शिकार होता था राइनोसरस का, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते रहे, सड़कें बनती रही, इसके चलते इनके हैबिटेट के ऊपर काफी नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स हुआ। अर्ली 90s की बात करें तो लगभग 1800 से लेकर 1900 के बीच में इनकी आबादी थी जो कि जीवित थे, वन हॉर्न राइनोसरस। उसके बाद से अर्ली 90s से काफी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। पोचिंग यानी कि हंटिंग एंड स्मगलिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वन हॉर्न राइनोस, उनकी अगर स्मगलिंग की बात करें राइनोसरस की, तो दैट रिमेन्स अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। और पोचिंग के कारण मोर देन 150 राइनोस वर किल्ड इन असम बाय द पोचर्स बिटवीन 2000 एंड 2006। तो लगभग 85% जो ग्लोबल इंडियन राइनोसरस की जो आबादी है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है? असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क में 70% ऑफ राइनो पॉपुलेशन है। और ज्यादातर जैसे आपको मैंने बताया कि इंडिया और नेपाल में इसकी आबादी सिचुएटेड है। तो भारत और नेपाल में, तो अगर हम भारत नेपाल के रिश्तों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये डायमेंशन भी डाल सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, राइनोसरस का, वन हॉर्न राइनो की कंजर्वेशन का, कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एंटी पोचिंग मैकेनिज्म भारत और नेपाल की सरकार के द्वारा एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट करी जा रही है, खास करके फॉरेस्ट गार्ड्स की,
उनको बेहतरीन हथियारों के साथ इक्विप किया जा रहा है। साथ के साथ जो सेंटिमेंट्स हैं लोकल कम्युनिटी के, लोकल लोगों के, वो भी बहुत ज्यादा यहां पे आ जाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके चलते देयर हैज बीन अ शार्प ड्रॉप इन द नंबर ऑफ राइनोस किल्ड फ्रॉम 54 इन 2013 and 2014 to 1 only, to 1 in 2021 and 2022। अगेन जैसे हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करी थी, जो इस तरह की कोशिशें हैं, इस तरह की जो कोशिशें हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, ये लोगों के द्वारा आने चाहिए। जन भागीदारी अप्रोच यहां पे बहुत मैटर करती है। अब एंटी पोचिंग मेजर्स की बात करें तो जो थ्रेट है फ्रॉम पोचर्स, दिस कैन नॉट बी विश्ड अवे वेरी इजीली, बिकॉज हमारे पोरस बॉर्डर्स है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत होता है भारत का बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, और म्यांमार से आगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी जाता है। तो पोचिंग जो है दिस रिमेन्स अ मेजर थ्रेट। और साथ के साथ इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक स्पीशीज, एलियन इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज की बात करें, वो भी इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं जहां पे वन हॉर्न राइनोसेरस रहते हैं, और इसके चलते इनकी जान के ऊपर भी खतरा बनता है। अब एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो भारत इज होम टू अबाउट 60% एशियन एलिफेंट्स, और जो लास्ट काउंट किया गया था एशियाटिक एलिफेंट्स का 2017 में लगभग 30,000। इसका स्टेटस क्या है? फिर भी इंडेंजर्ड स्टेटस है IUCN की रेड लिस्ट में। बहरहाल ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग मैमल है, लेकिन खतरा क्या है? हंटिंग का, पोचिंग का, और साथ के साथ कंफ्लिक्ट विद ह्यूमंस का, मैन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट। हर साल लगभग 500 से ज्यादा ह्यूमंस, 500 से ज्यादा लोग और 100 से ज्यादा जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, वो मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ मैन एनिमल कन्फ्रंटेशन। लगभग जो अगर हम इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 45% जो आबादी है इंडियन एलिफेंट की, वो कहां पे सिचुएटेड है? द सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरल एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है एलिफेंट के हैबिटेट्स का, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करें, इनके हैबिटेट्स का जो डीप जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, बिकॉज सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, ये एलिफेंट की डेथ्स का बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। अब आपको यह बात पता हो कि एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था, ताकि एलिफेंट्स के सर्वाइवल को सस्टेन किया जा सके। अब 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। जो लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व है, प्लीज नोट कर लेना, इस तरह की बातें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। जो लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व ऐड करा गया है एलिफेंट रिजर्व्स की लिस्ट में, वो कौन सा है? अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व 2022 में ऐड किया गया था। अगस्थ्यमलाई पीक कहां पे है? तमिलनाडु में है। अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कहां पे आता है? स्टेट्स बिटवीन कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? एलिफेंट कॉरिडोर्स नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होते हैं, जो कि दो लार्ज हैबिटेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जो हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ये इंपैक्टेड हो रहे हैं। और इसके कारण जो कंफ्लिक्ट है जानवरों का, एलिफेंट्स का विद द मैन, वो बढ़ रहा है। तो ये एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया स्टेट वाइज यहां पे मैप भी बना हुआ, आप इस मैप को भी देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक बात करेंगे रेमिटेंसेस के बारे में। बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस। तो देखिए अभी इतना कुछ हुआ, 2 साल का पैंडेमिक, 2-2.5 साल का पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है, वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, उसका टाइटल क्या है? रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। ग्लोबल हेडविंड मींस कि अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, उसके बावजूद भी देखिए कितना ज्यादा अभी रिसेशन का ट्रेंड आया हुआ है, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है यूके में, अमेरिका में। उसके अलावा पैंडेमिक था 2-2.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, यानी कि जो पैसे, जो लोग, जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जो पैसे यहां पे भेजते हैं अपने फैमिलीज को, इंडिया रिसीव्ड अराउंड अबाउट $90 बिलियन इन रेमिटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कंट्री विल रीच $100 बिलियन मार्क। तो बहुत बड़ी बात है। तो रेमिटेंस क्या होता है? कि पैसे भेजने, आप बाहर रहते हैं, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, दुबई में हो, कतर में हो, यूएसए में हो, जो आप पैसे भेजते हैं, ठीक है, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। अब देखिए कोरोना के टाइम पे कितने सारे लोग जो बाहर काम करते हैं, वो बेचारे फंसे हुए थे, नहीं आ पा रहे थे, किसी किस्म से वहां पे कुछ ना कुछ वो गुजारा कर रहे थे, उनका घर पे आने का तो मन बहुत था, पैसे की भी तंगी थी, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी, तो लेकिन अब अपने फैमिली पे पैसे भी वापस भेजने थे। अब ज्यादातर जो रेमिटेंसेस आती है वो कहां से आती है? खास करके जो हमारे इंडियंस हैं, जो कि लेस स्किल्ड जॉब्स में काम करते हैं, लो स्किल्ड जॉब्स में काम करते हैं गल्फ रीजन में। हाई स्किल्ड जॉब्स भी हैं गल्फ रीजन में, लो स्किल्ड जॉब्स भी ज्यादा हैं। साउथ इंडिया से, केरल से हम बात करें, काफी सारे लोग हैं जो मजदूरी करने जाते हैं गल्फ रीजन में। अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज की बात करें, यूएई है, सऊदी है, कतर है, कुवैत है,
उसके अलावा जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कहां जाते हैं? यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, खास करके जो सर्विस सेक्टर वाले हो गए, तो इनके द्वारा यानी कि पैसे जो घर भेजते हैं, तो इसको रेमिटेंसेस कहते हैं। अब वर्ल्ड रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू टच राउंड अबाउट $794 billion in 2022, right? So this is 13 to 14 billion dollars more as compared to last year. तो लगभग 5% का ग्रोथ हम यहां पे देख रहे हैं। ऑफ दिस $794 बिलियन, लगभग 600-650 बिलियन डॉलर जो है वो कहां जा रहा है? जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, अगर हम भारत की बात करें, रेमिटेंसेस जो हैं वो इतना ज्यादा लार्ज सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस बनता है फॉर दीज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इतना एफडीआई इन देशों में नहीं आता जितना रेमिटेंस आता है, लाखों करोड़ रुपए में जितना रेमिटेंसेस आ रहा है। टॉप 5 रिसिपिएंट्स कौन है? पहले नंबर पे भारत है, फिर मेक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपाइंस है और फिर इजिप्ट है। अब रीजंस क्या है, क्या कारण है इंक्रीज इन रेमिटेंसेस के? तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है वन ऑफ द मेन रीजन इज कि अब देखिए पैंडेमिक थोड़ा इतना अब नहीं है, इतना कोई केसेस नहीं आ रहे हैं दुनिया भर में, तो इकोनॉमीज आर ओपनिंग अप और ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमीज। तो जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे फंसे हुए थे या दुनिया भर में कहीं भी फंसे हो, वो वापस अपने होस्ट कंट्री में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। ठीक है, पैंडेमिक इंड्यूस क्लोजर्स अब ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ट्रैवल डिस्ट्रप्शंस अब इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इसके चलते माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादा अपनी इनकम्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे यूएसए में, कनाडा में जो बैठे थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बेशक पैंडेमिक था। कुछ ना कुछ अलाउंस उनको सरकार की तरफ से भी मिल रहा था बिकॉज पैंडेमिक का टाइम था। बेटर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है बिकॉज इंडिया में इतने पैसे नहीं है सरकार के पास। ठीक है, तो इसके कारण जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहां पे देखने को मिलता है, जो मैंने आपके साथ लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड कंपैरिजन की बात करी थी। ज्यादातर तो देखा जाता था कि जो लो स्किल्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ज्यादातर गल्फ रीजन में जो लोग वर्कर्स जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ज्यादातर पैसे वहां से आते थे जो लोग अपनी फैमिली को भेजते थे। अभी चेंज हमने क्या देखा है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो कि बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वो ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। इनफैक्ट आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 5 साल में रेमिटेंसेस फ्रॉम यूएसए, यूके एंड सिंगापुर दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 26% टू 36%। और इंटरेस्टिंगली जो शेयर है फ्रॉम द 5 गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज फ्रॉम द गल्फ रीजन, दैट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 54% टू 28%, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। इनफैक्ट सरप्राइजिंग बात यह है, 2020-21 का ट्रेंड ये बताता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि यूएसए का जो शेयर है ऑफ 23%, that has surpassed Saudi also as India's top source country for remittances। और जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है क्वालिफिकेशंस में, स्किल सेट में, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हाई सैलरीड जॉब्स करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अब साथ के साथ अब डॉलर की भी अगर हम बात करें, अभी आज के टाइम पे अगर 80-82 रुपीस पे डॉलर चल रहा है, तो इससे भी फायदा होता है, खास करके जो लोग रेमिटेंसेज यहाँ पे भेज रहे हैं, जो पैसा यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से, कनाडा से। अब इंडियन माइग्रेंट जो कि हाई इनकम कंट्रीज में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा उन्होंने बेनिफिट भी किया है उन देशों के, उन देश की जो सरकारों ने जो हाई फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस निकाले थे। ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है दैट आने वाले टाइम में जो रेमिटेंसेज हैं दे विल फॉल टू 2% इन 2023 बिकॉज जीडीपी ग्रोथ इन देशों में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में स्लो डाउन करेगी, रिसेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। साउथ एशिया के लिए भी जो ग्रोथ इन रेमिटेंस है वो कम होगा, 3.5% था 2022 में, दैट विल बी 0.7%, राइट। विद इन द गल्फ रीजन भी हम देखेंगे देयर विल बी अ कूल डाउन ऑफ द रेमिटेंस आउटफ्लोज बिकॉज वहां पे गल्फ रीजन में भी स्लो डाउन काफी आया हुआ है। हालांकि अब गल्फ रीजन में टूरिज्म फिर से रिवाइव हो चुका है, लोग जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं। टूरिज्म विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी फॉर द पीपल, फॉर द वर्कर्स वर्किंग ओवर देयर। बट अभी जो ट्रेंड है आने वाले टाइम में, एटलीस्ट 3-4 महीनों में थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड होगा। लेकिन नेवरदलेस रेमिटेंसेस टू इंडिया जो फोरकास्ट बता रहा है विल ग्रो बाय 4% नेक्स्ट ईयर। दैट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया, राइट। एंड जो शेयर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स है दिस विल बी रिलेटिवली हायर, स्पेशली इंडियन माइग्रेंट्स हु आर वर्किंग इन यूएसए, यूके एंड कंट्रीज लाइक सिंगापुर। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, सो टू रिवर्स द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ द GIB, something along the lines of Project Tiger must come up for improved conservation of the GIB, यानी कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। Support your answer with arguments. Also discuss the threats which the GIB faces. 250 words में आपने आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे अपना आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का आप हिस्सा बनेंगे, यहाँ पे पेयर टू पेयर रिव्यू भी रहता है। इस
ग्रुप का, इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा। यदि आप इसको क्लिक करेंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए बाकी दोस्तों जाने से पहले ये डेली एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट सारे ही फैकल्टीज हमारे आपके साथ फ्रॉम डे टू डे शेयर करते रहते हैं, तो बस आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा असंभव को संभव करने वाला प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स 2023 28 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस होंगी फ्रॉम 11 AM to 1 PM, जहां पे आपके साथ स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स दोनों ही सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए जाएंगे। यू विल बी गिवन मोर देन 4000 MCQs फॉर प्रैक्टिस एज वेल। क्या कॉस्ट है इसका? 11,999। इस कोर्स के बारे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एनरोल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-890-3043, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर अवेल करें। चलिए लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा आपको मंडे को एडिटोरियल एनालिसिस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।